नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के बारे में और खास तौर पर इसके इतिहास के स्रोतों के बारे में। मतलब ये जो हजारों साल पुरानी बातें हैं, ये हमें पता कैसे चलती हैं, है ना सोचने वाली बात। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहला सवाल, सबसे जरूरी सवाल यही आता है कि भाई हम प्राचीन भारत के बारे में जानते कैसे हैं? जो इतिहासकार हैं वो बीते हुए कल को, अतीत को दोबारा कैसे खड़ा कर देते हैं? इसका जवाब पता है कहाँ है? उन सुरागों में जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए। तो देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए जानकारी हमें मिलती है चार मुख्य स्रोतों से। इनको आप इतिहास के चार स्तंभ भी कह सकते हैं। कौन कौन से? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ जो विदेशी लोग आए उनका विवरण, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। चलिए अब एक एक करके इन सबको देखते हैं। अच्छा, इन स्रोतों में और गहराई से जाने से पहले दो बहुत जरूरी बातें समझ लेते हैं। पहली बात, ये जो हमारी भूमि है जिसे हम भारत कहते हैं, इसे ये नाम मिला कैसे? और दूसरी बात, इतिहासकार समय को, मतलब टाइम को मापते कैसे हैं? ये दोनों ही चीजें इतिहास को सही से समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो देखिए, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा? महाकाव्यों और पुराणों की माने तो एक प्राचीन कबीला था भारत, उन्हीं के नाम पर यह नाम पड़ा। फिर आए ईरानी, उन्होंने इसे सिंधु नदी से जोड़ा, लेकिन वो स को ह बोलते थे, तो सिंधु बन गया हिंदू, और वहीं से नाम आया हिंदुस्तान। और फिर यूनानी आए, उन्होंने सिंधु को कहा ईंदे, और उसी से बन गया इंडिया। है ना मजेदार? अब बात करते हैं समय की, यानी कि तारीखों की। देखिए, इतिहास में जो तारीखें हैं वो ईसा मसीह के जन्म को केंद्र मानकर चलती हैं। तो उनके जन्म से पहले का जो भी समय है उसे हम कहते हैं ईसा पूर्व, या अंग्रेजी में बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट। और उनके जन्म के बाद का समय कहलाता है ईसवी, यानी एडी, एनो डोमिनी। हाँ, आजकल एक और तरीका इस्तेमाल होता है, बीसीई और सीई, मतलब बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। चलिए, तो अब वक्त है अपने पहले और सबसे जरूरी स्रोत की तरफ बढ़ने का, वो ज्ञान जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपा हुआ है। देखिए, भारत के जो सबसे पुराने धर्म ग्रंथ हैं वो हैं वेद। ऐसा माना जाता है कि इनको महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने संकलित किया था। कुल मिलाकर 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और यकीन मानिए, इनसे हमें उस जमाने के समाज और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अब अगर सिर्फ ऋग्वेद की बात करें तो इसकी बनावट ही देखिए कितनी गहरी है। इसमें 10 मंडल हैं, मतलब समझ लीजिए 10 चैप्टर्स। फिर 1028 सूक्त यानी भजन हैं, और करीब करीब 10,462 ऋचाएं हैं, यानी कि छंद। इन सब से हमें आर्यों के राजनीतिक सिस्टम और उस वक्त के समाज की एक झलक मिलती है। ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद। इसमें क्या है? इसमें है यज्ञों के नियम और सारे विधि विधान। फिर है सामवेद। अरे, इसे तो भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे मंत्र गाने वाले हैं। और आखिर में आता है अथर्ववेद, जिसमें रोग निवारण, अनुष्ठान और आम जीवन से जुड़ी कई बातें हैं। सिर्फ वेद ही नहीं है, वेदों के अलावा पुराण हैं जो संख्या में 18 हैं। इनमें राजाओं की वंशावली मिलती है। फिर बौद्ध साहित्य है जिसमें जातक कथाएं और त्रिपिटक आते हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। और कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ भी हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिससे मौर्य काल के समाज का पता चलता है, और कल्हण की राजतरंगिणी, जिससे कश्मीर के इतिहास की पूरी जानकारी मिलती है। तो ये तो हुई ग्रंथों की बात। अब जरा उन लोगों के बारे में जानते हैं जो बाहर से भारत आए और उन्होंने यहां जो देखा वो सब लिखा। चलिए देखते हैं विदेशी यात्रियों का नजरिया। तो देखिए, अलग अलग समय पर बहुत से विदेशी लेखक भारत आए। जैसे यूनान से आए मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। फिर चीन से आए फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। उनके बाद आए ह्वेनसोंग, हर्षवर्धन के शासनकाल में। और फिर अरबी लेखक अल-बेरूनी, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अब इन यात्रियों के लिखे हुए विवरण इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि ये हमें एक बाहरी नजरिया देते हैं, एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव। ये उस समय के समाज, शासन और संस्कृति के बारे में वो बातें बताते हैं जो शायद हमारे अपने ग्रंथों में ना लिखी हों। इसे एक तरह से इतिहास का क्रॉस वेरिफिकेशन भी कह सकते हैं। हाँ, ये बात भी है कि इतिहासकार हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं इन लेखकों ने अपनी सोच या पूर्वाग्रह के हिसाब से तो कुछ नहीं लिखा। तो हमने ग्रंथों की बात कर ली, विदेशी यात्रियों की भी बात कर ली। अब चलते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे ठोस सबूत की तरफ। ये वो सुराग हैं जो हमें जमीन के नीचे से मिले हैं। जी हाँ, अब बात होगी पुरातत्व की।
और जब भी पुरातत्व की बात आती है ना, तो एक नाम सबसे पहले लिया जाता है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह भी कहते हैं, मतलब अ फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, क्योंकि इस फील्ड में जो शुरुआती और बुनियादी काम है वो इन्होंने ही किया था। पुरातत्व के अंदर भी एक बहुत ही जरूरी ब्रांच है, अभिलेखों का अध्ययन। इसे कहते हैं एपिग्राफी। अभिलेख मतलब अरे वो सब जो पत्थर की शिलाओं पर, खंभों पर, मूर्तियों पर या तांबे के प्लेटों पर खुदा हुआ मिलता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जानते हैं, वैदिक देवताओं का जिक्र करने वाले जो सबसे पुराने अभिलेख मिले हैं वो भारत में नहीं बल्कि मध्य एशिया में एक जगह है, बोगासगोई, वहां से मिले हैं। लेकिन हाँ, अगर भारत के अंदर की बात करें तो सबसे पुराने अभिलेख सम्राट अशोक के हैं और वो ज्यादातर प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ये अभिलेख हमें अलग अलग राजाओं की कहानियां बताते हैं। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख को देखें तो कलिंगराज खारवेल के बारे में पता चलता है। जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदामन के बारे में है। प्रयाग स्तंभ लेख तो समुद्रगुप्त की जीत की गाथा सुनाता है। और ग्वालियर का अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से जुड़ा है। आप इन अभिलेखों को ना पत्थर पे लिखी एक परमानेंट डायरी की तरह समझ सकते हैं। ये हमें राजाओं की जीत, उनकी पॉलिसीज और उनके शासनकाल के बारे में सीधी सीधी जानकारी देते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनमें किताबों की तरह बाद में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए ये बहुत भरोसेमंद होते हैं। अभिलेखों के साथ साथ एक और चीज है जो इतिहास की खामोश गवाह है, वो है सिक्के। भारत के जो सबसे पुराने सिक्के थे उन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क कॉइन कहते थे। इन पर सिर्फ कुछ निशान या चिन्ह बने होते थे, लिखा कुछ नहीं होता था। सिक्कों पर लिखने का काम सबसे पहले यवन शासकों ने शुरू किया। और इससे क्या हुआ? इससे राजाओं के नाम और उनका समय बिल्कुल पक्के तौर पर जानना आसान हो गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इतिहासकार किसी एक ही स्रोत पर आंख बंद करके यकीन नहीं करते, वो एक जासूस की तरह काम करते हैं। वो ग्रंथों में लिखी बातों को विदेशी यात्रियों के विवरण से मिलाते हैं, फिर इन दोनों को जमीन से मिले सिक्कों और अभिलेखों से कंफर्म करते हैं। और हाँ, कभी कभी ये स्रोत एक दूसरे से मेल नहीं खाते, और बस इसी पहेली को सुलझाने का नाम ही तो इतिहास है, जिससे प्राचीन भारत की एक सच्ची तस्वीर सामने आती है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं, जरा सोचिए, इतिहास को लिखते समय जमीन के नीचे दबा मिला एक पुराना सिक्का, क्या वो एक पुरानी किताब से ज्यादा सच बोल सकता है? एक ऐसी किताब जिसे शायद सदियों बाद किसी ने अपनी समझ के